हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीआर टेस्ट के बारे में। सीबीआर टेस्ट क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है और इसे कैसे ऑपरेट करते हैं और इसके क्या-क्या कंपोनेंट हैं और इसके क्या-क्या ऑपरेटर इसमें यूज होते हैं। आज हम सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप हमारे सभी वीडियो के अपडेट समय-समय पर पाते रहें। जो है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम जो है हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था रोड मटेरियल्स। ये ठीक है, ये आपकी फोर्थ यूनिट है और इस फोर्थ यूनिट में दो चैप्टर हैं, एक 4.1 एक 4.2। तो 4.1 जो चैप्टर है इसमें जो आपका टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल्स इन यूज। मतलब रोड मटेरियल में पिछली क्लास में बताया था कि हम रोड मटेरियल्स को पढ़ेंगे और तीन रोड मटेरियल्स हमें पढ़ने हैं। एक है सॉइल, ठीक है, दूसरा है आपका एग्रीगेट और तीसरा है आपका जो है बाइंडर। ठीक है, तो ये तीन रोड मटेरियल आपको पेमेंट मटेरियल पढ़ने हैं। ठीक है, तीन में से हम जो है सॉइल लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। सॉइल के बारे में देखो डिटेल में कुछ नहीं दिया हुआ कि इसकी क्या क्या इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़नी है या इसके जो है सोर्सेज पढ़ने हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्रीगेट यहाँ से शुरू है। ठीक है, यहाँ से आपका जो है इस अगर हम देखें तो इस चैप्टर को एक तरह से चार पार्ट में बांटा गया है। एक चैप्टर है सॉइल के लिए, दूसरा चैप्टर हो गया एग्रीगेट्स के लिए, तीसरा चैप्टर हो गया बाइंडर्स के लिए और चौथा चैप्टर हो गया रिसाइकल्ड मटेरियल्स इन पेमेंट के लिए। ठीक है, तो मैंने ये सारे टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने एक साथ बुक से कैम स्कैनर और नेट से यूज करके इनको मर्ज करके यूनिट 4 के नाम से कल आपके ग्रुप में एक पीडीएफ भेज दिए। तो आपको उस पीडीएफ में ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो एक तरह से देखा जाए, अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, नाम तो इसने तीनों मटेरियल का लिखा है पर फर्स्ट चैप्टर सिर्फ डील करेगा आपका किससे, सॉइल से ही डील करेगा। और सेकंड चैप्टर का भी जो है आधा पोर्शन है ये सॉइल का ही है, ये भी जो है सॉइल के बारे में ही जो है डील कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो है और फिर यहाँ से आपका एग्रीगेट शुरू होगा, आधा चैप्टर फिर एग्रीगेट का है। उसके बाद पूरा ये थर्ड चैप्टर है पूरा विटामिन से, मतलब जो है आपका जो विटामिन होता है, एस्फॉल्ट होता है, जो तार होता है, तार तार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि तार के बारे में नहीं है ज्यादा आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में विटामिन ही है, विटामिन ही आप पढ़ोगे। तो अभी जो है हम जो है हमने जो लास्ट क्लास में सॉइल के बारे में जान लिया था, क्योंकि सॉइल के बारे में अलग से कुछ, जैसे यहाँ एग्रीगेट के बारे में क्या रखा है कि एग्रीगेट का सोर्स क्या होता है, एग्रीगेट के टाइप भी पढ़ने हैं, एग्रीगेट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है एग्रीगेट की, उसे आप क्या समझते हो, ये सारी चीजें एग्रीगेट से जुड़ी हुई थी। बाइंडर के बारे में जो है आपका जो ब्लैक विटामिन होता है उसमें कौन 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 से कॉमन बाइंडर होते हैं, फिर विटामिन क्या है, फिर विटामिन की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, फिर विटामिन के टेस्ट हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, विस्कोसिटी टेस्ट, ये चार टेस्ट आपको विटामिन के पढ़ने हैं। फिर आपको प्रोसीजर एंड इन टेस्टों का आपको करने का क्या प्रोसीजर होता है और सिग्निफिकेंस, मतलब करके फायदा क्या है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर एक विटामिन का टाइप होता है आपका कटबैक विटामिन और एक होता है आपका इमल्सन। फिर इनके क्या काम है, ये यूजेस भी पढ़ने हैं इनके। और फिर विटामिन में हम क्या क्या चीजें और अलग से ऐड करके उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद फाइनली लास्ट चैप्टर आपका ये अलग है बिल्कुल, ये तो पूरा इंटरनेट का मटेरियल है कि आजकल रिसेंट ट्रेंड में कौन कौन से यूज रिसाइकल मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई इनसे उतना लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी एक लिंक वाला चैप्टर है, ये एग्रीगेट यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लिंक वाला चैप्टर है। और सॉइल के बारे में कोई प्रॉपर्टी नहीं था, तो हमने जो अपनी तरफ से कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। और हम पढ़ रहे थे इस वक्त कैलिफोर्निया बीरिंग रेशियो टेस्ट। ठीक है, कैलिफोर्निया बीरिंग रेशियो टेस्ट में मैंने आपको वहां पे भी दिखाया था, मैंने पेन से लिख रखा है कि इतना पोर्शन बुक में है इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, इतने पोर्शन में मेथड के बारे में बताया गया है और इतने पोर्शन में सिग्निफिकेंस बताया गया है। तो अभी जो है इंट्रोडक्शन कैलिफोर्निया बीइंग रेशियो टेस्ट का हम पढ़ चुके थे और मेथड ऑफ फाइंडिंग सीबीआर वैल्यू हम पढ़ रहे थे और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। देखो ये टेस्ट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे लास्ट क्लास में आप कह रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैंने डिटेल में जो मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसका, क्योंकि प्रैक्टिकल भी है इसका आपके सिलेबस में, तो मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको जो है प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। जब आप इसका अभी थ्योरेटिकल पॉइंट मैं पहले थ्योरी इसलिए आपको पढ़ाई क्योंकि पेपर में अगर मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल बता दिया तो आप पेपर में बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा आपके पास लिखने के लिए और आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। आपको उतनी चीजें लिखनी है जितना आपको जो रिक्वायर्ड है, इसलिए पहले सिर्फ मैं जो बुक की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल वाली इंफॉर्मेशन भी खत्म करूंगा। जब मैं इतना श्योरिटी लेता हूँ कि जब मैं कहूंगा कि सीबीआर वैल्यू का टेस्ट खत्म या सीबीआर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी वो खत्म हो गई है, उसके बाद आपके दिमाग में सीबीआर से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं जो है आपका
लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? लास्ट क्लास में देखो आप, ये आपका ये था कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट। इसका यहाँ से यहाँ तक आपका जो है आप इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे कि भाई ये कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे जो है अमेरिका में, उसने जो है सबसे पहले मेथड एस्टेब्लिश करा था। और किसके लिए करा था? सबग्रेड के लिए। जो सॉइल सबग्रेड होती है उसके टेस्टिंग पता लगाने के लिए बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वो लोड सह सकते हैं, किस टाइप की सड़क आप बनाओगे, सड़क की थिकनेस कितनी होगी, और कौन सी सड़क वो पे एक नॉर्मल पेमेंट और दूसरा एयरफील्ड जो जहाँ पे हवाई जहाज उतरते हैं रनवे, उसके बारे में भी। ठीक है। और फिर मेथड में जो है पूरा मेथड स्टार्ट हो गया था यहाँ से कि आपको लेबोरेटरी मेथड है ये। ठीक है, आपको मोड लेनी है, 150 mm डायमीटर की मोड लेनी है। ठीक है, और ये 50 mm का डायमीटर का सिलेंडर का प्लंजर लेना है। इन सबको भी डिटेल में हम देखेंगे, इन सबकी फोटो भी देखेंगे कि कैसा दिखता है अलग से अलग अलग करके। ठीक है, हर एक चीज जो भी चीज यहाँ पे बोली जा रही है उन सबकी फोटो अभी आपको दिखाई जाएगी कि ये डायमीटर कितना है, ये जो प्लंजर है वो कैसा दिखता है। ठीक है, ये सब। ठीक है, उसके बाद जो है ये सब आप पहले ही देख चुके थे, इसलिए स्पीड में आगे बस जा रहा हूँ। मुझे जो आज जो कराना है वो कंटेंट में मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा। बस मैं थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, तो टॉपिक कंप्लीट करने से पहले उसको रिकैप करना पड़ता है कि आपको पूरा टॉपिक एक बार जब तक एक सिलसिले में नहीं पढ़ोगे तब तक वो समझ में नहीं आता। तो इसमें क्या था, आपका सिलेंड्रिकल प्लंजर है और इसमें एक पेनिट्रेशन आपकी मशीन होती है। अब जो लोडिंग मशीन होती है जो लोड लगाती है, ठीक है, वो लोड लगाने का जो रेट होता है वो 1.25 mm पर मिनट का होता है। ठीक है, इतना इतना वो पेनिट्रेशन करवाती जाएगी और हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें वो लोड की वो वैल्यू चाहिए जो 2.5 mm और 5 mm का पेनिट्रेशन करवाएगी। ठीक है, और ऐसा क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड सीबीआर वैल्यू निकलने का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि आपको कितने लोड पर 2.5 mm का पेनिट्रेशन हुआ अपॉन उस मटेरियल का जो सॉइल आपने जो पहले से स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि स्टैंडर्ड सॉइल का 2.5 mm का पेनिट्रेशन कराने में कितना लोड लगता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉइल का 2.5 mm पेनिट्रेशन कराने के लिए 1370 केजी का लोड लगता है और 5 mm पेनिट्रेशन कराने के लिए 2055 केजी का लोड लगता है। ये पहले से कैलकुलेटेड है। तो हम जितने लोड पे इतना पेनिट्रेशन होगा उस लोड के अपॉन में ये वैल्यू रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही जितने लोड पे ये हुआ था उसके अपॉन में ये लोड वैल्यू रखेंगे और परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, इसी काम को हम चाहे तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस जो होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको जो प्लंजर का एरिया होता है 50 mm डाया होता है तो उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में 19.6 आता है, उसको डिवाइड करेंगे तो ये 69 पॉइंट समथिंग आता है, जिसे हम 70 कह देते हैं। और ये जो है जब 2055 को इससे डिवाइड करते हैं तो 105 आ जाता है, जिसे हम जो है 104 दशमलव समथिंग आ जाता है, तो वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो बात आती है कि आपने स्पेसिमेन को लिया था और तो ये जो मशीन आपको दिख रही है लिंक दिख रही है, अभी इसको ओरिजिनल जो कैसी दिखती है ओरिजिनल फिगर भी आपको दिखाई जाएगी। तो ओरिजिनल फिगर में आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि प्रूविंग का क्या काम है, डायल गेज का क्या काम है। ठीक है, ये तो बस जितना पेनिट्रेशन होगा उसको बताएगा, प्रूविंग लोड लिंक ये बताएगा कितना लोड लग चुका है। ठीक है, ये प्लंजर होता है, क्लास में बात हो गई है। ये सरचार्ज वेट होता है, इसको अभी फिगर में दिखा दिया जाएगा। ये आपकी इनर मोल्ड का डायमीटर है 150 mm, ये इसके हाइट है 127.3। ठीक है, इसके अंदर सैंपल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, आपको ये बताया गया था कि आपको जो है लोड लगाना है और ये देखना है कि इतने इतने mm पेनिट्रेशन के लिए कितना कितने लोड की वैल्यू आई। उससे आपको एक टेबल बनेगी, टेबल भी आपको अभी दिखाऊंगा मैं। तो उस टेबल से आप जो है कर्व ड्रॉ करोगे। कर्व जो ड्रॉ करोगे वो कर्व जो होते हैं वो ड्रॉ होके इस तरह से आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि कर्व हमेशा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में कॉन्वेक्स होना चाहिए। अगर वो स्टार्टिंग में जो है कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, तो फिर हमें पहले इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। और causes for the initial concavity of the lower penetration curve calling for the correction in the origin are due to। ठीक है, जो causes होते हैं, क्या कारण है उसका, पहला कारण ये होता है कि जो हमारा प्रूविंग रिंग था, जो हम जो प्लंजर को जो हम टच करते हैं कि बॉटम सरफेस ऑफ द प्लंजर और टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन नॉट बीइंग ट्रूली हॉरिजॉन्टल। मतलब जो प्लंजर है उसका जो बॉटम वाला सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल मतलब पूरा प्लेन ना हो, अगर वो थोड़ा बहुत भी इंक्लाइंड है तो, या फिर जो सॉइल स्पेसिमेन आपने फिल करा है वो प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल में ना हो, मतलब दोनों जो सरफेस अगर प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं होगी, ऊपर नीचे होगी, तो क्या होगा, आपका इनिशियल रीडिंग गलत आएगी। with the result of plunger surface not being in full contact with the top of the specimen initially। इसके कारण वही होगा कि आपका प्लंजर जो है वो इनिशियली स्पेसिमेन के पूरे कांटेक्ट में नहीं होगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि टॉप लेयर ऑफ द स्पेसिमेन बीइंग टू सॉफ्ट और इरेगुलर, कि जो सॉइल का जो टॉप लेयर हो, क्या पता वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो,
तो वो बहुत कम लोड लगाने पे ही ज्यादा पेनिट्रेशन प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है। तो इस वजह से भी ये कारण हो सकते हैं। अब जब आपका क्या होता है, आपने कर्व ड्रॉ कर लिया, कर्व ड्रॉ करने के बाद आपको बताया गया था कि आपको क्या करना होता है कि जो कर्व आपका एक बार करेक्ट हो जाता है, यही तो पहले से करेक्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0 से लेके 2.5 पे देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। जो कल वैल्यू मैंने परसों लास्ट क्लास में बताया भी था कि वैल्यू इस तरह से 2.5 पे और 5 mm पेनिट्रेशन पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, और उसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करके जो भी लोड की वैल्यू वहां पे आई, उस लोड की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। द सीबीआर वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेशन। ये रिलेशन है आपका कि लोड या तो हम लोड के टर्म्स में लिखते हैं केजी में, या फिर प्रेशर के टर्म्स में केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, सस्टेन बाय द स्पेसिमेन एट 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन। एक बार पहले हम 2.5 के लिए रखेंगे और फिर उससे वैल्यू निकालेंगे, फिर एक बार अगली बार हम 5 के लिए रखेंगे, उससे वैल्यू निकालेंगे। दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। 2.1 वाली पेनिट्रेशन सीवियर वैल्यू को ही जो है वो ज्यादा आती है, तो उसी को हम मानते हैं। और अगर 5 mm वाली आ जाएगी तो हम उसको नहीं मतलब दोबारा टेस्ट करेंगे, और फिर दोबारा आ जाती है तो फिर 5 mm वाले को मानते हैं। वो बात अभी नीचे लिखी हुई है, मैं आपको आप पढ़ लोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अपॉन में हम क्या रखते हैं, लोड और प्रेशर सस्टेन बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स एट द कॉरस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन लेवल। 2.5 के लिए लोड होता है 1370 और 5 mm के लिए लोड होता है 2055, ठीक है। वो यहाँ नीचे अपॉन में रखा जाएगा और इंटू 100 कर दोगे। ये सीबीआर का टेस्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉर्मली जो सीबीआर वैल्यू होती है एट 2.5 mm पेनिट्रेशन व्हिच इज हायर देन दैट ऑफ 2. दैट एट 5 mm इज रिपोर्टेड एज सीबीआर वैल्यू ऑफ द मटेरियल। मतलब ये उसने ये इस लाइन में ये कहा है कि 2.5 mm पेनिट्रेशन कराने के लिए ज्यादा लोड लगाना पड़ता है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी जो 1370 है, तो हो सकता है कि ये 1000 या 1200 या मतलब इतना लोड लग, ये इसकी सीवियर वैल्यू अगर हम 2.5 के लिए निकालते हैं तो हमेशा ज्यादा आती है। आपके पास अगर जो क्वेश्चन होता है उस तरह से होता है कि लोड पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ सीवीआर टेस्ट कंडक्टेड ऑन 2 स्पेसिमेंस ऑफ अ सॉइल। सॉइल के 2 स्पेसिमेन लिए गए, उनके ऊपर लोड पेनिट्रेशन टेस्ट करा गया, तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। अब ये चाहते क्या है आपसे, आप ये चाहते हैं कि डिटरमाइन करना है आपको सीवीआर वैल्यू ऑफ सॉइल इफ 100 डिविजन्स ऑफ द लोड डायल represents 190 kg load in the calibration chart of the proving ring। प्रूविंग रिंग की कैलिब्रेशन चार्ट में अगर 100 डिवीजन जो है वो 190 केजी का लोड शो कर रहा है, तो जो है आपको बताना है कि सीवीआर वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो कि जो पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजर है, एक साइड तो आपको ये लिखना होता है, ठीक है। 0 लिखो या ना लिखो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिख दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बेसिकली यहाँ से मतलब है कि 0.5 1.5 पहले देखो 0.55 इंक्रीज हो रहा है, 2 2.5 फिर 3 के बाद जो है 1 mm का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ, 4 5 देन 2.5 का 7.5 2.5 और फिर 2.5। तो इस तरह से आपका इंक्रीज हुआ है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। आपको इन पेनिट्रेशन वैल्यू पे क्या करना है, आपको लिखना है कि कितना डायल गेज की रीडिंग कितनी आई है। तो यहाँ देखो डायल गेज की जो डिविजन्स हैं यहाँ 8 है, यहाँ 15, यहाँ 23, यहाँ 29, इस तरह से डिवीजन जो है बढ़ते जा रहे हैं, यानी लोड भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1.9 ये 100 डिवीजन था ना, तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1.9 केजी है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है वो डिविजन का मतलब वो 1.9 के 8 इंटू 1.9 जो वैल्यू आएगी उतना केजी लोड लगने पर 0.5 mm का पेनिट्रेशन हुआ है, ठीक है। 34 को 1.9 से मल्टीप्लाई करोगे उतना केजी जो वैल्यू आएगी, उतना केजी लोड लगने पे 2.5 mm का पेनिट्रेशन हुआ है। इस तरह से जो है आपके जो है वैल्यूज आती गई और इन वैल्यूज को आपने इसके सामने लिख दिया। फिर ऐसे दूसरा स्पेसिमेन था, उसके लिए भी ये वैल्यूज जो यहाँ पे देखो 0.5 पेनिट्रेशन जो है 0.5 डिवीजन के लोड पर ही हो गया। तो मतलब देखो यहाँ ज्यादा लोड लगा था, यहाँ कम लोड लगा है। इसी वजह से इसका जो कर्व स्टार्टिंग में बनेगा वो कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव शेप लेगा, ठीक है। क्योंकि ये लोड की वैल्यू देखो कम कम पे ही पेनिट्रेशन ज्यादा होता जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो जितना भी वो यानी स्पेसिमेन पूरे अच्छे से कांटेक्ट में नहीं आया, तो कांटेक्ट में आने के बाद जो लोड लगना शुरू हुआ है, फाइनल देखो फाइनल पेनिट्रेशन तो देखो लगभग सेम ही है। तो यानी ऊपर कहीं गलती हुई है हमसे, तो वो गलती जो है उसको करेक्ट करने के लिए हम करेक्शन लगाते हैं कर्व में, कि हम स्टीपेड पॉइंट्स का टेंजेंट लेते हैं, उससे जो है नीचे की तरफ लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो इस क्वेश्चन में सोल्यूशन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बहुत,
कि जो पेनिट्रेशन वैल्यू है आर प्लॉटेड अगेंस्ट द लोड डायल रीडिंग एज शोन इन फिगर 6.14। फिगर 6.14 आपके ऊपर है। एक बार ये दो लाइन भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, ठीक है। इंस्टीड द लोड डायल रीडिंग मे आल्सो बी कन्वर्टेड आइदर टू लोड। अभी जो हमने कर्व बनाया हुआ है वो लोड डायल रीडिंग्स के हिसाब से बना दिया है कि हमारी लोड की डायल रीडिंग कहाँ से कहाँ तक है, हमारी 0 से लेके 67 तक है। तो देखना वो कर्व जो है वो 70 तक की रीडिंग तक का बनाया गया है, ठीक है। हाँ, हम चाहते तो इसको 1.9 से मल्टीप्लाई करके लोड के टर्म्स में भी बना सकते थे, पर देखो लोड के टर्म्स में बनाने में वो वैल्यूज पॉइंट पॉइंट में आ जाती, तो पॉइंट पॉइंट में बनाना थोड़ा मुश्किल होता, तो इसलिए ये रीडिंग के टर्म्स में इसने बना लिया, ठीक है। या तो हम उसको लोड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते थे, या फिर हम उसको लोड पर यूनिट एरिया के में टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लंजर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसको प्लॉट करा गया है डिविजन्स को या फिर के लोड वैल्यूज को, या फिर जो है आपका लोड पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन को जो है हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे, और आपका एक्स एक्सिस पे क्या होगा, आपका होगा एक्स एक्सिस का आपका पेनिट्रेशन, ठीक है। देन अब देखो मैं वो फिगर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद नीचे थोड़ी सी कैलकुलेशन, 10 मिनट में ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, फिर आपको जो है अगले सेशन में मैं ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो आपको वो सारा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बार कर्व देख लो आप, देखो ये कर्व था, तो वहां पे देखो डिवीजन ही 70 लिखा हुआ है, तो वहां पे डिवीजन कितनी थी, 0 से लेके 67, और एक स्पेसिमेन के लिए और दूसरे स्पेसिमेन के लिए आपका जो है 63। तो देखो जो पॉइंट्स थे, जो पॉइंट आए थे 0 पे 0, फिर जो है 0.5 यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे आधा होगा 0.5 पे आपका जो पेनिट्रेशन 8 आया था, तो ये 8 के आसपास है। फिर आपका जो है अगला जो 13 था 1 mm पे, तो ये 13 से, इस तरह से आपके पॉइंट वहां मिलते गए हैं। लो डिवीजन यहाँ पे रीडिंग लिखी गई है डायल गेज की, जो प्रूविंग रिंग है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। और यहाँ आपका जो है एक्स एक्सिस पे आपका जो है ये आपका पेनिट्रेशन लिखा गया है इन mm में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखते गए कि 0.5, 1 और 1.5, 2, 2.5, 3 और 4, 5, 7.5 और 10 और 12.5 पे पेनिट्रेशन पे जो वैल्यू आई, जैसे ये यहाँ पे 12.5 ये आएगा, ये आपका 12.5 है, तो इससे ऊपर गए, और इस पे देखो स्पेसिमेन 1 के लिए 67 आया था डिवीजन, तो यहाँ कहीं 67 आएगा, और ये 63 आया था, तो यहाँ का 63 आएगा। तो इस तरह से आप कर्व बना सकते हो, कोई दिक्कत मुश्किल काम ये नहीं है। अब इस कर्व में से जो है हमने फिर क्या करा था, यहाँ करेक्शन करके ये 2.5 और 5 mm के लिए वैल्यूज जो है कल मैं बता रहा था वो उतनी उतनी ली थी, कि ये अराउंड 33, ये 34 था, ये 33 था, ठीक है। ये अराउंड जो है 48 था, ये 47 था स्पेसिमेन 2 के लिए, और 1 के लिए और 2 के लिए। तो वही चीज वहां पे न्यूमेरिकल में उसने वैल्यूज लिखी गई है। पहले हम बात कैलकुलेशन करेंगे स्पेसिमेन 1 के लिए, ठीक है। स्पेसिमेन 1, द लोड पेनिट्रेशन कर्व for specimen 1 is consistently convex throughout and no correction and needs no correction, ठीक है। जो स्पेसिमेन 1 का जो आपने कर्व देखा वो थ्रू आउट द लेंथ कॉन्वेक्स है अपवर्ड, तो उसमें कोई भी करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब हम सीधे क्या करेंगे कि लोड डायल रीडिंग एट 2.5 mm पेनिट्रेशन जो मैं 34 कहा था, 34 डिविजन्स थे, ठीक है। तो 34 डिविजन्स थे, 34 डिवीजन को हमें क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है उसमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 जब 34 को 1.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 64.6 केजी, ठीक है। ऐसे आपने अब इसकी सीबीआर वैल्यू निकालोगे, सीबीआर वैल्यू है 2.5 mm पेनिट्रेशन, तो ये जो लोड आया था, ये लोड अपॉन में जो स्टैंडर्ड लोड था 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए वो है 1370, वो रखेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.7%, यानी सीवियर वैल्यू जो है स्पेसिमेन 1 के लिए 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए आया 4.7। अब हम करेंगे 5 mm पेनिट्रेशन के लिए सीवियर वैल्यू निकालेंगे। 5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो वहां पे डायल गेज में डिवीजन आया था वो 48 आया था, ठीक है। और फिर जो है इसको कन्वर्ट करेंगे, अब जो है इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लिया, मतलब वो 190 अपॉन 100 को जो है 1.9 आ जाएगा, 48 इंटू 1.9 अपॉन में जो 5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो स्टैंडर्ड लोड है वो, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है इसका वैल्यू 4.4 आ गई। तो उसने थ्योरी में क्या कहा था, उसने कहा था कि आमतौर पर जनरली 2.5 mm पेनिट्रेशन की जो सीवियर वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है 5 mm पेनिट्रेशन से। तो आप देख पा रहे हो कि 4.7 जो है 4.4 से ज्यादा है,
इसीलिए इसी वैल्यू को हम कह देंगे कि ये जो वैल्यू है 2.5 mm वाली अगर ज्यादा होती है तो इसी को बोल देते हैं कि यही हमारी सीबीआर वैल्यू है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये 4.7 की जगह ये 4.7 होता, ये 4.4 होता, तो उस केस में हमें इस टेस्ट को दोबारा से परफॉर्म करना पड़ता, और दोबारा से परफॉर्म करने के बाद भी अगर ऐसा ही हो रहा होता कि ये 4.7 आता, ये 4.4 आता, तब मैं इस वाले को 5 mm वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखता। ठीक है, अभी तो हमारा पहले स्टेप में ही काम सही हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेसिमेन 2, इसमें क्या है, करेक्शन की आवश्यकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ कर्व हैज एन इनिशियल कॉन्केविटी, जैसा आपने कर्व में देखा इनिशियल कॉन्केविटी है अपवर्ड्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं करेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो जो टेंजेंट AC है, हमने वहां पे जो सबसे जो कर्व का जो स्टीप पॉइंट था A पॉइंट, वहां पे हमने जो है उसे कहेंगे टेंजेंट पॉइंट, और एक टेंजेंट पॉइंट से हमने क्या करा, नीचे जो एक्स एब्सिस एक होता है आपका वो एब्सिसा, और एक जो है तो नीचे जो वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आप क्या करोगे, आप जो है वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कट करोगे, जहां पे वो कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा C। तो हमने जो टेंजेंट जो खींची वो क्या हो गई, AC, फ्रॉम द स्टीपेस्ट पोर्शन A ऑफ द कर्व टू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट C। ठीक है, विच अगर ये लाइन समझ में नहीं आई तो ऊपर जाके कर्व में दिखाऊं या समझ में आ गई है, क्योंकि कल मैं आपको पहले ऊपर दिखा चुका हूँ, बताओ ये वाली लाइन समझ में आ गई। विच इज द करेक्टेड ओरिजिन। अब क्योंकि हमारा अब हमारा जो 0 पॉइंट जो था वो करेक्टेड ओरिजिन नहीं है, अब हमारा जो है C पॉइंट जो है वो करेक्टेड ओरिजिन हो गया है। तो अब हम इस करेक्टेड ओरिजिन से 2.5 mm पेंटेशन को मेजर करेंगे और 5 mm पेंटेशन को मेजर करेंगे कि उस पे कितनी कितनी डिवीजन की वैल्यू आई, और वो डिवीजन की वैल्यू जो है 2.5 mm पेंटेशन पे मैंने जब अपनी जब मैंने कल पिछली क्लास में जब देखा था, कर्व को देखकर मैंने अंदाजा लगाया था कि वो वैल्यू 33 आ रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कर्व को देखकर वो लग रही है वो वैल्यू 33 के आस, वैसे तो हम स्केल रखते हैं, हम एक या तो सेट स्क्वायर रखेंगे या फिर 2 स्केल रख के उस स्केल को वहां से टच कराते हैं। अगर हमारे पास सेट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम जो है, और सेट स्क्वायर स्केल नहीं है तो फिर हम अपने आईज जो भी हमारे आंखों को अंदाजा लगता है कि भाई ये वैल्यू 33 हो सकती है या 34 हो सकती है, तो जो मुझे 33 लगती है तो मैं 33 लिखूंगा। ठीक है, तो 33 लिखोगे आप, उसको फिर आप क्या करोगे, फिर वही 1.9 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको डिविजन को केजी में कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद अपॉन में स्टैंडर्ड लोड रखोगे 1370 और इंटू 100% निकालने के लिए वो कर दोगे, तो आपका ये 4.5% आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 33 भी ले लेते तो थोड़ी सी वैल्यू 4.5 समथिंग आती, और आपको क्योंकि पहले से बोला गया है कि डिवीजन डेसिमल के बाद एक ही डेसिमल प्लेस तक आपको वैल्यू लिखनी है, तो शायद क्या पता कोई सिग्निफिकेंस फर्क पड़ता भी नहीं, मतलब सिग्निफिकेंस जो डिजिट होती है ना, फिर उसकी मान लो 5, अगर 5.4 आती तो भी इसे 4.5 ही लिखते। हाँ, अगर 0.55 आ जाती तब इसे 0.56 करना पड़ता, तो 4.6 करना पड़ता। ठीक है, तो ये वैल्यू उतना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, जो आपको आइस आपके आंखों को लगे वो वैल्यू आप लिखना। ठीक है, याद तो कर नहीं सकते हर चीज को। तो सीबीआर वैल्यू है 5 mm पेंटेशन पे जो वैल्यू थी 47, मुझे मेरे को भी कर्व देख के 47 प्रतीत होती, 48 उसकी और 47 इसकी। ठीक है, स्पेसिमेन 2 की, तो इसके लिए 47 थी, और उसको फिर वही जो है यहाँ पे देखो इसने क्या करा है, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे वो 100 और 100 लिखा नहीं है। ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत होना, वही तरीका है 190/100, यानी क्यों 1.9 से हम पहले केजी में कन्वर्ट करने के लिए लिखा, और उसके बाद अपॉन में स्टैंडर्ड लोड लिखा, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी प्रोसेस के थ्रू ये 4.3 आ रहा है। ठीक है, बस उसने एक शॉर्टकट मारा है कि 100 से 100 कट जाने वाला है, तो उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्पेसिमेन 2 की वैल्यू देखो, 2.5 mm पेंटेशन के लिए वैल्यू थी 4.5, जो कि ज्यादा है 4.3 से, इसीलिए हम कहते हैं कि स्पेसिमेन 2 के लिए भी वैल्यू है 4.5। हम करना क्या होता है, हमें लेना होता है एवरेज, दोनों का हमने एवरेज लिया, दोनों को जोड़ा अपॉन 2 कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया फाइनल कि हमारी जो हमारी सॉइल थी उसकी जो सीबीआर वैल्यू है उस कैलिफोर्निया बेइंग रेशियो की वैल्यू जो है 4.6% है।